हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल ऑटिज़म एंड म्यूज़िक। मैं हूँ कोमल ठाकुर, मदर ऑफ़ एन ऑटिस्टिक चाइल्ड। एंड आज हम बात करेंगे कुछ स्कूलिंग टिप्स के बारे में। और जैसे कि जो मैंने पहले वाला अपना वीडियो अपलोड किया था अर्नब की साइकिलिंग का, तो बहुत सारे लोगों ने उसमें पूछा कि मैंने अर्नब को साइकिलिंग कैसे सिखाई तो वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले मैं डिस्कस करती हूँ साइकिलिंग का। तो गाइस, सबसे पहले अर्नब को हम लोगों ने आई थिंक 3-4 की ईयर्स में ही, जब वो 3-4 ईयर्स का था तभी हम लोगों ने उसको एक छोटा साइकिल दिया था, वो भी पैडल वाला ही था। तो उसके ऊपर उसने एक्चुअली पैडल मारना सीख लिया था। तो सबसे पहले अगर आपका बच्चा छोटा है तो पहले तो आप वही जो छोटा वाला साइकिल होता है अच्छा वाला लीजिए जिसमें बच्चा पैडल मार सके, तो वहीं से वो पैडल मारने का आइडिया तो हो जाता है एक्चुअली। लेकिन अगर आपका बच्चा बड़ा हो गया है और आपने अभी तक उसको साइकिलिंग इंट्रोड्यूस नहीं करवाई है तो आप कैसे करोगे। तो आई थिंक 5 ईयर की एज में हम लोगों ने इसको ये बड़ा वाला साइकिल ले लिया था। हालांकि उस टाइम मुझे लग नहीं रहा था कि ये चलाएगा, मुझे बहुत टफ लग रहा था। उसकी मतलब लेग्स भी अच्छे से पहुंच नहीं रही थी नीचे, लेकिन उसमें सीट एडजस्टमेंट होता है, बहुत अच्छा साइकिल है वो। तो हम लोगों ने उसको सीट को एडजस्ट किया तो उसका लेग्स अच्छे से नीचे पहुंच रहा था। तो फिर कुछ टाइम के लिए तो गाइज मैंने उसको घर में ही, कमरे में ही उसको मैंने सब सिखाया पैडल मारना, बाहर नहीं लेके गई। मैंने उसको आई थिंक 1 वीक तक उसको मैंने घर में ही पैडल मारना सिखाया उसको। तो कैसे करती थी गाइज, मैं कमरे में ही वो राउंड चलाता था साइकिल को। तो मैं क्या करती थी गाइज कि उसके जो जैसे उसका मैं पैर जो है उसको पकड़ लेती थी उसको, मतलब अगर उस टाइम पे तो उसका लैंग्वेज इतना अच्छा था ही नहीं कि कुछ भी मैं बोलूँ तो वो समझ सके। तो मैं उसका क्या करती थी कि उसका जो पैर है उसको पकड़ती थी, वो साइकिल पे बैठता था और उसको मैं इशारा करती थी कि पैडल के ऊपर उसका पैर मैं खुद रखती थी और उसको प्रेस करने को बोलती थी और खुद भी उसके पैर को थोड़ा सा मैं प्रेस करती थी ताकि इसको माइंड में ये सिग्नल जाए कि मुझे पैडल को प्रेस करना है। तो वैसे भी आप लोग कर सकते हो। तो वो बहुत जल्दी सीखा क्योंकि उसने पहले वाला साइकिल भी चलाया था, तो यहाँ से उसको हेल्प हो गया। तो अगर आपका बच्चा बड़ा हो गया है, आई थिंक अगर मतलब 5 ईयर्स का है, 6 ईयर्स का है और आप लोग चाहते हो कि वो साइकिलिंग चलाए, तो इस तरह से पहले आप जस्ट अपने कमरे में ही, घर में ही उसको जस्ट पैडल मारना सिखाइए, उसका पैर पकड़ के खुद। और ये चीज़ कुछ ऐसी है गाइस कि बच्चे ईजिली सीख जाते हैं। इवन मैंने अपनी कॉलोनी में एक डाउन सिंड्रोम का एक बच्चा है, इतना अच्छा साइकिल चलाता है, वो अपने फादर के साथ पैरेलली दोनों चलते हैं रोड पे। तो मुझे लगता है कि साइकिलिंग बहुत ही इजी है स्पेशल बच्चों के लिए भी। प्रॉब्लम यह है कि हम लोग ट्राई ही नहीं करते, हम लोगों को लगता है कि मतलब वो नहीं सीख पाएंगे। तो आप ज़रूर ट्राई कीजिए उस चीज़ को। फिर आता है कि रोड पे मैंने उसको कैसे सिखाया कि सेफ्टी के लिए जो भी वो मतलब मेरा वेट करता है आगे जाके, अगर मैं खड़ी हो जाती हूँ तो वापस आता है वो सब चीज़ें उसमें कैसे आई गाइज। तो उसके लिए एक्चुअली हम लोगों ने क्या किया, एक्चुअली जब वो पैदल चलता है हमारे साथ तब भी वो उस चीज़ को फॉलो करता है। हम लोग तो फ़न के लिए करते थे उसके साथ। तो हम लोग क्या करते थे कि जैसे ही कॉलोनी तो पूरा सेफ़ है, अंदर हम लोग बहुत ज़्यादा वॉकिंग करते हैं। वॉकिंग का तो हमारा स्टार्टिंग से ही बहुत ज़्यादा रहा है, छोटा था तब भी हम लोग बहुत ज़्यादा वॉकिंग उसको करवाते थे, खुद भी हम लोग बहुत ज़्यादा वॉकिंग करते हैं। तो हम लोग क्या करते थे कि जैसे ही वो, उसको क्या आता है, मैक्सिमम ऑटिस्टिक बच्चे क्या करते हैं, जब भी वॉकिंग करेंगे तो आपको पता ही है आगे आगे भागते हैं, उनको हैंड पकड़ के चलना अच्छा नहीं लगता था। ऑब्वियसली वो भी वही करता था। तो हम लोग क्या करते थे, वो अपनी धुन में आगे भागता जाता था और इमीडिएटली हम लोग क्या करेंगे, छुप जाएंगे। कुछ टाइम के बाद अगर वो बहुत दूर जाके मतलब पीछे देखता था कि मम्मी पापा कहाँ गए, तो एकदम से वो डर जाता था और वहीं पे चिल्लाना स्टार्ट कर देगा, मम्मी मम्मी मम्मी। मतलब उसको नोटिस हो जाता था कि पीछे मम्मी पापा नहीं हैं। तो इस तरह से, और उसका मतलब सबसे अच्छी बात मुझे ये लगती थी कि जब भी हम लोग पीछे से छुप जाते थे तो वो उसी डायरेक्शन में भाग के आता था, जिस डायरेक्शन में वो गया था उसी डायरेक्शन में वो वापस भाग के आता था। वो बहुत अच्छी चीज़ है। और मतलब पूरा सिग्नल देता था कि लोगों को कि हाँ मेरे मम्मी पापा मुझे नहीं मिल रहे हैं, कि हाँ मेरी हेल्प करो। तो वो भी मम्मी कहाँ है, मम्मी कहाँ है, इस तरह से वो उस टाइम पे बोलना उसने स्टार्ट किया था। तो ये चीज़ हम लोग फिर फ्रिक्वेंटली करने लगे, थोड़ा जल्दी करने लगे। इसके लिए एक बात श्योर होना चाहिए कि जो रोड है वो पूरा सेफ़ होना चाहिए, जो जहाँ पे आप लोग ये चीज़ कर रहे हो वो पूरा सेफ़ होना चाहिए। तो उस चीज़ का आप ध्यान ज़रूर रखें।
तो पूरा सेफ होता था और इमीडिएटली फिर हम लोग निकल के आ जाते थे। फिर क्या हुआ कि जब हम लोग फ्रिक्वेंटली इस चीज़ को करने लगे तो उसको वो माइंड में चला गया कि ये लोग क्या करते हैं कि अगर मैं आगे आगे भागता हूँ तो ये लोग पीछे से गायब हो जाते हैं। उसके माइंड में वो बात बैठ गई एक्चुअली। तो इसीलिए फिर वहाँ से उसको हैबिट पड़ा कि कुछ दूर आगे जाने के बाद वो पीछे मुड़ के ज़रूर देखता है कि मम्मी पापा हैं या नहीं हैं। तो यहाँ से उसको बाय चांस वो चीज़ सेफ्टी मतलब उसके अंदर वो चीज़ आई। हालांकि हमने उस टाइम पे ये नहीं सोचा था कि ये इस चीज़ का इसके ऊपर ऐसा असर होगा। हम लोग जस्ट फन टाइम के लिए मतलब फ़न करना है बस उसी के लिए करते थे हम लोग जस्ट। और कभी कभी मैं देखने के लिए ये देखने के लिए भी करते थे कि वो अगर मतलब अगर वो किसी पब्लिक स्पेस पे खो जाता है तो वो कैसे रिएक्ट करेगा, मतलब ये सब हम लोग सोचते थे कि देखते हैं इसका रिएक्शन कैसा होगा, ये नोटिस भी करता है कि नहीं करता है। तो उस टाइम पे हम लोगों को पता चला कि नहीं, ये नोटिस करता है इस चीज़ को। तो वो चीज़ आप लोग ज़रूर करके देखें। अब चाहे हम लोग वॉकिंग कर रहे हैं, चाहे हम लोग साइकिलिंग कर रहा है, तो भी वो उस चीज़ को हमेशा फॉलो करता है। तो आई थिंक मेरे लिए ये चीज़ काम की है, तो आई थिंक डेफिनेटली आपके लिए भी ये चीज़ काम करेगी। तो ये चीज़ आप ज़रूर करें। तो साइकिलिंग का तो मैंने आपको बता दिया। फर्स्ट टाइम आप कमरे में ही घर में ही उनको पैडल मारना सिखाइए, सीख जाते हैं। इसमें कुछ भी मतलब ऐसा टफ नहीं है या कुछ भी लॉजिकल ऐसा कुछ नहीं है गाइस। प्रैक्टिस के साथ हो सकता है 1 वीक लगे, बट आई थिंक 1 वीक के अंदर अंदर बच्चा सीख जाएगा कि मुझे पैडल मारना है। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आता है, आप जस्ट ट्राई करो। और एक और बात, स्टार्टिंग में आपको सपोर्टिंग व्हील वाला साइकिल लेना है जिसमें कि बैलेंस का कोई प्रॉब्लम ना हो। तो मतलब अर्नब का अभी हम लोगों ने 2-3 महीने पहले हम लोगों ने वो सपोर्टिंग व्हील निकाले, तो हार्डली 2-3 डेज में वो बिना सपोर्टिंग व्हील के भी साइकिल चलाना सीख गया। तो उसको तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं आया। तो आप में से कुछ पेरेंट्स अगर सोच रहे हैं कि सपोर्टिंग व्हील निकाल के प्रॉब्लम होगा, तो नो, आप ट्राई कीजिए, वो बच्चे को आ जाता है। इतना टाइम से बच्चा साइकिल चला रहा होता है तो बाद में भी नॉर्मल बच्चों की तरह उनको भी वो चीज़ आ जाती है। ये तो अपने बच्चे में नोटिस की मैंने। मुझे भी लगा था कि उसको 1 से 2 वीक लग जाएगा बिना सपोर्टिंग व्हील के बैलेंस बनाने में, बट वो घबराया नहीं, उसने फुल ट्राई किया और विद इन 2-3 डेज में वो अच्छा खासा साइकिल, अभी आप लोग भी देख रहे हो, वो चला रहा है। तो सपोर्टिंग व्हील के साथ कोई प्रॉब्लम नहीं आता है। स्टार्टिंग में आप वो यूज़ करो। और साइकिलिंग तो बहुत ही अच्छी है हाइपर एक्टिविटी के लिए, कोऑर्डिनेशन के लिए। ये बहुत ही अच्छी एक्टिविटी है, ये आपको ज़रूर इंक्लूड करनी चाहिए। एंड दूसरा है, आजकल स्कूलिंग के बारे में बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं। ऑब्वियसली स्कूल फिर से खुल रहे हैं तो फिर से डर लग रहा है। और आप लोग ये भी जानना चाह रहे हो कि मेरे प्रेजेंट जो सिचुएशन है मैं क्या सोच रही हूँ। एक्चुअली झूठ नहीं बोलूँगी गाइज, मुझे भी डर लग रहा है क्योंकि कोरोना के बाद काफ़ी ज़्यादा मतलब गैप आ गया, मतलब तो वो सब तो उसके दिमाग से सब भूल गया होगा जो उसने 3-4 साल पहले सीखा। हो सकता है मुझे फिर से स्टार्टिंग करनी पड़े। तो मेरा तो स्ट्रैटेजी फ़िलहाल यही है कि मैं उसका स्टार्टिंग में ही हाफ टाइम ही रखूँगी, रिसेस में उसको लेके आ जाऊँगी। ये सब मैनेज हो जाता है, आप प्रिंसिपल से या टीचर से बात करके ये सब कुछ ईजिली मैनेज हो जाता है। तो स्टार्टिंग में उसको धीरे धीरे ही मैं उसका टाइम इंक्रीज़ करूँगी। अगर वो बहुत ज़्यादा हाइपर हुआ तो हो सकता है मैं रिसेस से पहले भी लेके आऊँ उसको। तो इस तरह से मैं धीरे धीरे उसको टैकल करूँगी। फुल डे तो मैं स्टार्टिंग में नहीं रखूँगी क्योंकि उससे तो डेफिनेटली प्रॉब्लम होगा। तो ये चीज़ मैं करने वाली हूँ। एंड पिछले वीडियो में मैंने स्कूलिंग का जो मेरा वीडियो था, कुछ बातें मैंने मिस कर दी और मुझे लग रहा है कि कुछ वो बातें मतलब मुझे आप लोगों को बतानी चाहिए। ऑब्वियसली गाइस, झूठ नहीं बोलूँगी, प्रॉब्लम तो होता है और मैक्सिमम स्कूल में प्रॉब्लम होता है। अर्नब जिस स्कूल में जाता है वहाँ पे तो सेंट्रल स्कूल है, पूरा जो गवर्नमेंट की जो गाइडलाइंस हैं ये लोग फॉलो करते हैं। यहाँ पे स्पेशल टीचर भी होता है। ये अलग बात है कि 6 स्कूल के लिए 1 स्पेशल टीचर है, जो कि बिल्कुल ही भी अच्छी बात नहीं है। और मुझे पता है कि मैक्सिमम स्कूल में स्पेशल टीचर भी नहीं होता है, तो गवर्नमेंट की पूरी गाइडलाइंस भी अच्छी तरह से फॉलो नहीं की जाती हैं। तो आई थिंक ये प्रॉब्लम तो आप लोगों को स्टार्टिंग में तो प्रॉब्लम होने ही वाला है, क्योंकि हम लोगों को भी स्टार्टिंग में बहुत प्रॉब्लम हुआ था। वो चीज़ मैं आज शेयर करूँगी आपके साथ। मुझे लगा कि करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए, बट अगर मुझे लगता है कि आपको इस चीज़ से काफ़ी हिम्मत मिलेगी। तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि अर्नब बहुत ही हाइपर एक्टिव था। जब प्रेप में उसको मैंने डाला, स्टार्टिंग में स्कूल में डाला, तो बहुत ज़्यादा हाइपर एक्टिव था।
मतलब बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही थी, स्कूल वाले भी बहुत ज़्यादा कंप्लेंट कर रहे थे। मैक्सिमम पेरेंट्स इसके लिए अवेयर ही नहीं होते हैं कि गवर्नमेंट का ये रूल है और हमारे बच्चों का, हमारे ऑटिस्टिक बच्चों का ये राइट है कि इनको नॉर्मल स्कूल में एडमिशन मिल सकता है। ये बात जो भी नॉर्मल स्कूल होता है वो लोग अच्छी तरह से जानते हैं, लेकिन आप लोग इस बात को कई बार कुछ पेरेंट्स जो हैं वो नहीं जानते, उनको नॉलेज नहीं होता है। तो ये चीज़ मैं आपको बोलूँगी कि जब भी आपको कुछ भी प्रॉब्लम आती है तो आप गिव अप मत कीजिए। अपने इस राइट का आपको उस टाइम पे यूज़ करना है। मैंने पहले ही बताया था, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है तो आप सीधा स्कूल को बोलोगे कि हम लोगों को लिख के दो कि आप हमारे बच्चे को एडमिशन नहीं दोगे या आप हमारे बच्चे को निकाल रहे हो। स्कूल कभी लिख के नहीं देगा, क्योंकि उनको भी पता है कि ये ऑटिस्टिक बच्चों का राइट है। बाकी प्रॉब्लम ये है गाइस कि अगर हम लोग हेल्प करने के लिए रेडी हैं स्कूल को, तो फिर स्कूल को भी हमें सपोर्ट करना चाहिए ना। अगर गवर्नमेंट ने ये राइट दिया है ऑटिस्टिक बच्चों को, तो स्कूल के पास भी कुछ ऐसी फैसिलिटीज़ होनी चाहिए जो ऑटिस्टिक बच्चों को सपोर्ट करें। यहाँ तो ऐसी हालत हो जाती है गाइस कि जो टीचर ऑटिस्टिक बच्चों को पढ़ाता है उसको ही नॉलेज नहीं होता है कि ऑटिज़म क्या है, जबकि ये बात बहुत ही इम्पॉर्टेंट हो जाती है। एटलीस्ट टीचर्स को ये नॉलेज होना चाहिए कि ऑटिस्टिक बच्चों को क्या प्रॉब्लम्स होती हैं, उनके क्या सेंसरी इश्यूज होते हैं। और अगर मुझे विश्वास है कि अगर टीचर ये जान लेता है कि सेंसरी इश्यूज क्या होते हैं, उनको कैसे टैकल करना चाहिए, तो जब हमारे बच्चे एग्रेशन में आते हैं या स्कूल में कुछ ऑड बिहेव करते हैं, तो उस टाइम पे टीचर हमारे बच्चों को टैकल कर सकता है। तो ये अगर मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप में से कोई अगर टीचर है तो ये बात ज़रूर आगे जानी चाहिए कि अगर रूल बनाया गया है कि इनको नॉर्मल स्कूल में एडमिशन मिलना चाहिए, तो वैसी फैसिलिटीज़ भी हमारे बच्चों को वहाँ पे दी जाएं। एक और कि फर्स्ट तो आपको स्कूल की हेल्प के लिए हमेशा रेडी रहना है। अगर वो लोग आप लोगों को बैठने के लिए बोलते हैं या फिर आपको बच्चे का हाफ टाइम करने के लिए बोलते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप इजीली मान जाइए उस चीज़ के लिए। फर्स्ट आप स्कूल को इन्फॉर्म कीजिए, जब भी एडमिशन के लिए आप जाते हो तो पूरा इन्फॉर्म कीजिए कि हमारा बच्चा स्पेशल चाइल्ड है। वो चीज़ें आपको थोड़ा भी नहीं छुपानी है गाइस, ये गलती कभी मत करना। ये आप पहले से, हम लोगों को खुद से गलत नहीं होना है। ओके, तो ये चीज़ आप स्कूल को जाके सीधा इन्फॉर्म कीजिए। और स्कूलिंग का तो आई थिंक अभी आप लोगों को क्लियर हो गया है। रही अर्नब की बात, तो मैंने आपको पहले ही बोल दिया कि हो सकता है अभी फिर से प्रॉब्लम हो, तो मैंने आपको बोल दिया कि मैं क्या करने वाली हूँ। मैं शुरू में ही उसका हाफ टाइम करूँगी, क्योंकि अंडरस्टैंडिंग, मैंने पहले बोला था कि अंडरस्टैंडिंग अभी भी पुअर है, लैंग्वेज पूरी तरह से अभी डेवलप नहीं हुआ है, तो ऑब्वियसली उसको भी प्रॉब्लम आएगा ही आएगा। तो मैं रेडी हूँ उस चीज़ के लिए, क्योंकि 3-4 साल पहले मैंने सब कुछ झेला है, तो अभी कुछ तो मैनेज करना मैं सीख गई हूँ, तो मैं तो रेडी हूँ उस चीज़ के लिए। तो इसीलिए बोल रही हूँ कि डिप्रेशन में नहीं जाना है, टेंशन नहीं लेना है। अगर स्कूल आपको थोड़ा भी कोऑपरेट नहीं करता है, नहीं पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आप स्कूल चेंज करते रहो, एक ने 5-6 महीने प्रॉब्लम किया तो वहाँ से निकाल के दूसरे स्कूल में, दूसरे से तीसरे, ऐसा मत कीजिए। ये बहुत ज़रूरी है कि हम लोग अभी थोड़ा थोड़ा आवाज़ उठाना शुरू करें, ताकि स्कूल में हमारे जो ऑटिस्टिक बच्चे हैं उनको थोड़ा गवर्नमेंट ध्यान दे इस चीज़ को, और कुछ अच्छा फैसिलिटीज़ जो हैं इन बच्चों के लिए स्पेशली स्कूल्स में रखी जाए। तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप गिव अप ना करो। से कोई घबराने वाली बात नहीं है, आपको पूरा राइट है हमारे बच्चों को उधर एडमिशन लेने का। तो ये मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि अगर कोई टीचर है तो उसको ये बात जो है वो आगे ज़रूर बढ़ानी चाहिए कि क्या क्या प्रॉब्लम्स होती हैं, और स्कूल को भी उन चीज़ों के ऊपर ध्यान देना चाहिए। घबराने वाली बात नहीं है। धीरे धीरे 2-3 क्लास के बाद धीरे धीरे बच्चा भी तो सेटल होने लगता है, तो स्टार्टिंग में आपको थोड़ा सा स्ट्रगल करना है, उस चीज़ को आप थोड़ा सा माइंड में रखिए। और जैसा कि आपको मैंने पिछले स्कूलिंग के वीडियो में बताया था कि कुछ टाइम के बाद फिर प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। आप बार बार टीचर्स के साथ इंटरेक्ट करते हो, स्कूल के साथ इंटरेक्ट करते हो, तो फिर स्कूल की तरफ से भी थोड़ा सपोर्ट मिलता है, और टीचर्स के साथ भी आपका थोड़ा सा पर्सनल रिलेशनशिप डेवलप होने लग जाता है। जैसे कि अभी मैं स्कूल में जाती हूँ तो टीचर्स एज ए टीचर मुझसे बात नहीं करती हैं, वो पूरा मतलब जैसे एक 2 लेडीज़ होती हैं, पर्सनल रिलेशनशिप मेंटेन हो जाता है। समटाइम्स तो मैंने कुछ टीचर्स के साथ अपना इमोशनली सब शेयर भी किया है, इतना ज़्यादा कंफर्टेबल हो जाते हैं बाद में।
तो वो फिर चीज़ है कि स्टार्टिंग में आप अगर थोड़ा सा उसके बाद जो है वो रिलेशनशिप बिल्डअप होने लग जाता है तो फिर इजी हो जाता है। फिर आपको वो ऑड नहीं लगता है कि नहीं ये स्कूल है, ये टीचर्स हैं। फिर आपको ऐसे लगने लगता है कि नहीं ये तो टीचर्स जो हैं वो हमारी ही तरह तो हैं सब, उनके अंदर भी इमोशंस हैं, वो भी समझते हैं हम लोगों का कितना प्रॉब्लम है। तो बाद में चीज़ें डेफिनेटली ठीक होने लगती हैं। लेकिन ये स्टार्टिंग की बात है, जस्ट 1 ईयर, हाँ जस्ट 1 ईयर जब आप स्टार्टिंग में जाते हो, इसलिए आपको बोल रही हूँ कि स्कूल चेंज मत कीजिए। एक स्कूल में ही अगर आप लोग स्ट्रगल कर रहे हो, वहाँ पे इंटरेक्ट कर रहे हो तो वहीं पे रहिए, एक ही स्कूल रखिए। बच्चे को भी इजी रहता है, सेम स्कूल और सेम टीचर्स भी रहते हैं, कई बार तो ईजी हो जाता है मैनेज करने के लिए। लेकिन ये ज़रूर है कि फर्स्ट ईयर तो आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा, इंटरेक्ट करना पड़ेगा, आर्गुमेंट होते हैं तो वहाँ पे आपको थोड़ा सा हैंडल करना है, उसके बाद फिर प्रॉब्लम नहीं होता है। तो ये चीज़ का आप थोड़ा ध्यान रखें। एंड नेक्स्ट चलते हैं, अभी कुछ रीसेंट कमेंट्स का आंसर भी करूँगी साथ साथ में। बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं गाइज और लिखने में मुझे बहुत टाइम इतना मिलता नहीं है, तो सोचा कि आज जल्दी से थोड़ा कमेंट का कर देती हूँ। फर्स्ट कमेंट है, मैम मेरा बेटा 2 इयर्स का है और माइल्ड ऑटिज़म है, मैम अर्नब कब बोलता था? तो अर्नब को मैं जनरल आइडिया दे रही हूँ कि जो ऑटिस्टिक बच्चे होते हैं ना, तो उनका जो स्पीच है ना जनरली 5 ईयर के बाद ही थोड़ा अच्छा होने लगता है, और उससे पहले वो जस्ट कुछ वर्ड्स रिपीट करते हैं। आई थिंक जैसे कॉमन से वर्ड होते हैं, जैसे पानी है, एप्पल है, फ्रूट्स नेम जो हैं, थोड़े वर्ड्स वो थोड़ा सा रिपीट करते हैं। 5 इयर्स के बाद थोड़ा उनका जो फ्रेज स्पीच है, 2 वर्ड्स को ज्वाइन करके जो स्पीच होता है वो आने लगता है। तो पहले आप टेंशन मत लीजिए, अभी इनका बेटा जस्ट 2 इयर्स का है, तो अभी तो कुछ मतलब अच्छे से पता ही नहीं लगेगा कि वो माइल्ड है या कुछ है। हालांकि टैग दे दिया जाता है पहले कि ये माइल्ड ऑटिज़म है, असली पता तो मैंने आपको पहले भी बोला था कि कुछ टाइम के बाद लगने लगता है कि एक्चुअल में क्या स्टेज है। तो अभी आप बिल्कुल मत घबराइए, 2 इयर्स का है अभी तो बिल्कुल भी मत घबराइए। नॉर्मल बच्चों का स्पीच 2 इयर्स तक आ जाता है, लेकिन ऑटिस्टिक बच्चों को टाइम लगता है, तो 5 इयर्स तक तो आपको वेट करना ही है। नॉन वर्बल बच्चे भी हैं जो हैं, उनका भी 5 इयर्स के बाद ही डिसाइड होता है कि अगर 5 इयर्स तक वो नहीं बोल पाते हैं या फिर कुछ नहीं बोलते हैं या फिर बिल्कुल ही कम वर्ड्स बोलते हैं, तो कई बार बोला जाता है कि वो नॉन वर्बल है। हालांकि मैं इस बात को नहीं मानती हूँ, ऑटिज़म में कुछ भी हो सकता है बाद में भी। अभी तो मैंने आपको पहले अपडेट दिया था कि 9 इयर्स की एज तक ये बच्चे को देखा गया है कि ऑटिस्टिक बच्चों ने 9 इयर्स की एज तक भी अपना लैंग्वेज डेवलप किया है। तो वो इसीलिए मैं आपको बोल रही हूँ कि इसके पीछे मत भागिए कि माइल्ड है या नॉन वर्बल है। ये चीज़ें जस्ट टेंशन देती हैं, बाकी ऑटिज़म में कुछ भी हो सकता है, चीज़ें बाद में भी इम्प्रूव हो सकती हैं। तो नेक्स्ट है वही है, मैम मेरा बेटा रुकता नहीं है, भागता बहुत है, उसे ऑटिज़म है, थेरेपी होती है पर कोई कंट्रोल नहीं, वो 3 साल का है। मैं वही बोल रही हूँ, 2 साल में, 3 साल में, 4 साल में ऑटिज़म के जो सिम्टम होते हैं उनका इफेक्ट बहुत ज़्यादा होता है बच्चे के ऊपर, तो उस टाइम तो चीज़ें डेफिनेटली ख़राब होती ही हैं, और वही हमारा जो टेंशन वाला और जो डिप्रेशन वाला पीरियड भी वही होता है। तो मैं आपको हमेशा बोलती हूँ कि टेंशन मत लीजिए, 5 इयर्स तक का वेट कीजिए। अगर कुछ डिसाइड करना भी है कि हाँ मेरा बच्चा कैसा है, अगर वो चीज़ आपको करनी ही है डिसाइड, तो 5 इयर्स तक तो आपको वेट करना ही पड़ेगा। 2 साल में, 3 साल में तो ऐसे ही होते हैं ऑटिस्टिक बच्चे, ना कुछ सुनते हैं ना कुछ ध्यान देते हैं, हाइपर भी रहते हैं। कुछ बच्चे जो हाइपर नहीं होते हैं वो ऑल द टाइम, वो मैक्सिमम टाइम लॉस्ट रहते हैं। तो ये चीज़ का आप थोड़ा सा वेट तो आपको इस चीज़ का करना पड़ेगा। टिल देन आपको बस एफर्ट करने हैं, जो इमिटेशन का जो प्रोसेस है उसको आपको ट्राई करना है। लैंग्वेज आपका जो बेसिक स्टेप मैंने स्पीच के ऊपर वीडियो बनाए हैं, आपको बस उस टाइम पे बस ये फोकस करना है कि मुझे बस एफर्ट्स करने हैं अपने बच्चे को सिखाने के लिए, बाकी अपने दिमाग में कुछ भी लेबल लेके नहीं चलना है। तो नेक्स्ट क्या है, इसको मैं पॉज। और नेक्स्ट कमेंट है, किसी ने लिखा है, अर्नब आपसे बहुत अटैच्ड है, कितनी परफेक्टली साइकिल चला रहा है, अपने फ्रेंड को भी मिस कर रहा है। मैम क्या अर्नब स्टार्टिंग से अपने पीयर्स से इन्वॉल्व होता था? हाँ, इसके ऊपर भी थोड़ा सा मुझे बात करना है। एक्चुअली अर्नब का क्या है गाइस कि अर्नब का जो सोशलाइजेशन है वो शुरू से ही थोड़ा अच्छा रहा है। और क्यों अच्छा रहा है गाइस? क्योंकि स्टार्टिंग से ही उसको कुछ ऐसे लोग मिले, उसके जो नेबर में इतने अच्छे लोग मिले,
और उन लोगों ने उसको बहुत ही अच्छी तरह से सपोर्ट किया गाइस, बहुत अच्छा इंटरेक्शन उसके साथ करते थे, अफेक्शन प्यार शो करते थे। तो मुझे लगता है कि अर्नब को सोशलाइजेशन का इतना ज़्यादा प्रॉब्लम तभी नहीं आया। तो ये भी डिपेंड करता है कि बच्चे के आसपास का बिहेवियर, जो इन्वायरमेंट है वो कैसा है, उसके आसपास के लोग उसको किस तरह से सपोर्ट कर रहे हैं, कितना सपोर्ट कर रहे हैं, उसके ऊपर ये चीज़ें डिपेंड करती हैं। तो आई थिंक अर्नब को इस चीज़ का बेनिफिट बहुत ही अच्छे से मिल रहा है। अभी भी जो मेरे हस्बैंड के फ्रेंड्स हैं या कोलीग्स हैं, तो अर्नब उन सब के साथ बहुत ही ज़्यादा अटैच्ड है और वो लोग भी बहुत ही अच्छी तरह से अर्नब को सपोर्ट करते हैं। तो इस केस में तो हम लोग लकी हैं थोड़ा। तो और रही बाकी बच्चों की बात की, बाकी बच्चे अपने फ्रेंड्स के बीच में इन्वॉल्व क्यों नहीं होते हैं, तो आप सब भी जानते हैं गाइस कि ये मेन सिम्टम तो है ऑटिज़म का, और इसमें प्रॉब्लम तो आता है और मैक्सिमम बच्चों को इसमें प्रॉब्लम आता है। और आई थिंक अगर बच्चा शुरू से ही सोशलाइजेशन में इतना ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं है तो आई थिंक ये वाली जो प्रॉब्लम है वो काफ़ी लॉन्ग टाइम तक चलती है। तो आप लोग ट्राई करते हैं तो मे भी थोड़ा ये चीज़ इम्प्रूव हो सकती है। आई थिंक जो बच्चे थोड़ा जिनका लॉस्टिंग बहुत ही ज़्यादा होता है उनको ज़्यादा प्रॉब्लम आती है इस चीज़ में एक्चुअली। और दूसरा सबसे अच्छी बात है कि सोशलाइजेशन अगर आप लोगों को बच्चे में लानी है तो उसका सबसे अच्छा उपाय यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग आउटिंग करवाइए। और मैं रिकमेंड करूँगी कि पर्सनल व्हीकल को छोड़ के आप लोग बच्चे को बस में, ऑटो में, ट्रेन में, मतलब पूरा मतलब उसको एक्सपोजर देना है आपको। तो जितना ज़्यादा आप लोग बच्चे को आउटिंग करवाएंगे, जितना ज़्यादा बच्चा दूसरे लोगों के साथ इंटरेक्ट करेगा, तो मे भी पॉसिबल है कि आपका बच्चा भी, उसका भी सोशलाइजेशन जो है वो इम्प्रूव करे। तो एफर्ट्स हम लोग कर सकते हैं, लेकिन ये देखा गया है कि ये वाला जो प्रॉब्लम है सोशलाइजेशन का, ये लॉन्ग टाइम तक चलता है इन बच्चों में। तो टेंशन नहीं लेना है गाइस, बाकी चीज़ें इम्प्रूव होती हैं। तो एक चीज़ अगर इम्प्रूव नहीं भी हो रही है तो इसमें ज़्यादा टेंशन लेने वाली बात नहीं है। मैं यही बोल रही हूँ कि आप लोग जस्ट एफर्ट करते रहिए चीज़ों को सुधारने के लिए। बाकी मतलब ये लेवल लेके नहीं चलना है कि नहीं मेरा बच्चा सोशलाइजेशन में अच्छा नहीं हो रहा है, तो एक ही चीज़ को के पीछे आप क्यों भाग रहे हो अगर बाकी चीज़ें इम्प्रूव कर रही हैं तो माना कि ये चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट है सोशलाइजेशन, बट अगर इसमें काफ़ी टाइम लगने वाला है तो बेटर है आप दूसरी चीज़ों के ऊपर ज़्यादा ध्यान दीजिए। और इसके लिए आउटिंग सबसे अच्छा तरीका है। इसलिए हम लोग अर्नब को एवरी वीकेंड में हम लोग बाहर लेके जाते हैं इसी चीज़ के लिए। और उसको पसंद भी है, वो खुद भी बोलता है जब भी सैटरडे संडे आएगा उसको पता लग जाता है कि पापा का छुट्टी, आज पापा ऑफिस नहीं गए हैं तो इसका मतलब छुट्टी है, तो आज तो हम लोग बाहर जाएंगे ही जाएंगे। तो ये चीज़ें आप थोड़ा ध्यान में रखिए। सो थैंक्स फॉर टुडे।